नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा लगभग हो चुकी है। मालूम चल गया है कि आखिर मैदान में पहलवान कौन कौन होंगे। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, वैसे ही अब बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ा सवाल जनाब यही बना हुआ है कि क्या बिहार में एक बार फिर से परिवारवाद तो हावी नहीं हो गया है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ऐसा ही होगा कि हर बार नेता का बेटा ही नेता बनेगा, या इस बार जनता का बेटा भी कुछ बनेगा। तो आज हम इसी मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, मालूम चल गया है कि आखिर उम्मीदवार मैदान में कौन कौन होंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा। नहीं, देखिए समरीन जी, ऐसा है कि बिहार की राजनीति में आप जनता का बेटा तलाशते हैं तो यह भूल करते हैं आप। अच्छा, ठीक है ना, ये गलती करते हैं। जनता सिर्फ वोट देने के लिए, जनता सिर्फ नारे लगाने के लिए है। और जब टिकट देने की बात आएगी तो सबसे पहले बेटा बहू बेटी नजर आएगी। बिल्कुल। नीतीश कुमार अपवाद हैं, लेकिन नीतीश कुमार स्वयं के लिए अपवाद है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में, मतलब जेडीयू में नेताजी के बेटे को टिकट नहीं मिलता है। वहां भी उदाहरण है, ठीक है ना, उदाहरण है। और बिहार की राजनीति में आप चाहे जिस पार्टी की बात कर लीजिए, सबसे अधिक आरोप लालू यादव पर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तमाम आरोप लगते हैं। जी जी। लेकिन जो आरोप लगाने वाले हैं वे कहां बचे हुए हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए, जीतन राम मांझी परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। तो उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल। अब बहू दीपा मांझी को उन्होंने इमामगंज से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो अब देखिए, जीतन राम मांझी के परिवार में लड़ाई भी है। बहुत मुश्किल से इन्होंने फैसला किया है, बहुत मुश्किल। हाँ, जो छोटे बेटे वह भी चाह रहे थे। देखिए, जब परिवार में 2 बेटा होता है तो वह मानता है कि पिता की संपत्ति में, पिता की विरासत में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो संतोष सुमन को तो मिल गया, अब संतोष सुमन की पत्नी को भी मिल गया। जीतेंगी हारेंगी या तो 23 नवंबर को मालूम होगा, लेकिन छोटे बेटे को नहीं मिला। तो उनकी नाराजगी, और छोटा बेटा जो है वह विवादों में भी घिरा रहता है। तो शायद जीतन राम मांझी इस विवाद से बचने के लिए, तो देखिए, परिवारवाद की राजनीति की बात कि हाँ, बिहार में परिवार नहीं, बिहार में परिवार 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 ही है। परिवार 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 ही है, ठीक है ना। देखिए, अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान कौन बात करते हैं? बिल्कुल। लेकिन जब मौका मिलता है, रामविलास पासवान के जमाने से ही मौका सबसे अधिक किसको मिला? रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, और फिर देखिए अगली पीढ़ी चिराग पासवान, अरुण भारती, फिर देखिए समस्तीपुर से जो रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज। तो परिवार से बाहर देखिए प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं जी। अभी आपने कहा उपचुनाव, उपचुनाव में कोई पैमाना हुआ कि हाँ, परिवार से बाहर निकलना है या निकालना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, तो देखा क्या जाता है, अब बिहार को जो लीड करने वाले नेता हैं वे कोई नया प्रयोग करना भी नहीं चाहते। देखिए, आप कहेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन हम अब भी मानते हैं कि आरजेडी के बट वृक्ष लालू यादव है। लालू यादव है। और लालू यादव के तोप जो हैं वह अलग अलग हिस्सों के अलग अलग तोप हैं। अब उन्हें तोप कह लीजिए, उन्हें गोप कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो नया प्रयोग कि कोई नया प्रयोग करने कहीं गड़बड़ हो जाए, तो देखिए क्या हुआ जी। ये हुआ कि बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे को ही टिकट मिला, डॉक्टर विश्वनाथ यादव को। ठीक है ना, तो टिकट मिला उन्हें ही, तो वे ही चुनाव लड़ेंगे। तो परिवार से यहाँ भी नहीं निकला, नहीं निकले, और आगे भी नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, जब तक सुरेंद्र यादव वजूद में है,
बेटा यदि विधायक बन गया तो बन गया, हाँ? बिल्कुल। और देखिए सुरेंद्र यादव को बेलागंज में आज तक कोई हरा नहीं पाया है, कोई हरा नहीं हाँ पाया, जी। तो और सुरेंद्र यादव कहते भी हैं कि जब मैं तीसरा नेत्र खोल दूं, तो ये बड़ी बात। अब देखिए जेडीयू ने भी देखिए कोई नया प्रयोग नहीं किया। बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी जी, देखिए उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। पहले से विधान पार्षद रही हैं, कुछ वक्त पहले रेड भी पड़ी। हाँ ठीक है, रेड में तो यह बात सामने आई ना कि एनआईए वाले उन्हें फंसाने, देखिए एनआईए का घटिया खेल सामने आया था कि किस तरीके से डीएसपी की गिरफ्तारी हुई और एनआईए जैसी एजेंसी, देश की प्रीमियर जांच एजेंसी, वहां यदि घूसखोरी और जिस तरीके से रॉकी यादव मनोरमा देवी के बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था और जिस तरीके से यह बात कही जा रही थी कि 47 रखवा देंगे, एनआईए का गंदा खेल सामने आया। तो इस बात पर हम मनोरमा देवी या रॉकी यादव को नहीं घेर सकते, लेकिन बिंदी यादव की क्या ताकत रही और बिंदी यादव के कारण मनोरमा देवी। देखिए आपको भीतर की बात बताएं, जीतन राम मांझी बहुत अधिक परेशान थे। अच्छा, हाँ जी। वो किस बात के लिए परेशान थे कि बेलागंज में जेडीयू मनोरमा देवी को ही टिकट दे। अच्छा, तो आप जानना चाहेंगे ऐसी क्या बात हो गई? बिल्कुल। तो देखिए इमामगंज में बिंदी यादव, रॉकी यादव के पिता, उनकी बहुत बड़ी ताकत, उनका बहुत बड़ा संपर्क, यानी कि पैठ। तो इमामगंज में जी देखिए दीपा मांझी की जीत में रॉकी यादव और मनोरमा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो देखिए परिवार। अब देखिए रामगढ़ में क्या हुआ, जगदानंद सिंह, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा ना कोई पार्टी नहीं बची है। बीजेपी ने तो अभी सुनील पांडे के बेटे को दिया ही दिया। तो देखिए बीजेपी में कितने लोग भरे पड़े हैं, आप नाम गिनते चले जाएंगे, ठीक है ना। वो इनके बेटे, चाहे आप जिसका नाम गिन ले, ठीक है ना, चाहे विवेक ठाकुर का नाम गिन ले, चाहे अशोक यादव का नाम गिन ले, चाहे जितना नाम आप गिन ले, ठीक है ना, वहां भी कोई बचा हुआ नहीं है। हाँ, तो देखिए रामगढ़ में क्या हुआ, समाजवादी लोग कहते हैं कि हम समाजवादी, बिल्कुल। लोहिया ने क्या कहा था जी, कर्पूरी ठाकुर याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर के रहते यह फैसला हो रहा था कि रामनाथ ठाकुर को चुनाव लड़ाया जाएगा। बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर ने तब कहा इसका आशय ये ना कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल जी। हाँ, तो सभी लोग चौंक गए थे। लोग कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर भी चुनाव लड़े और रामनाथ ठाकुर भी चुनाव लड़े। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कोई एक ही लड़ेगा। हाँ, तो समाजवाद की परिभाषा ये रही है, आप चुन लीजिए। हाँ, तो समाजवाद की परिभाषा ये रही है। अब देखिए जगदा बाबू बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष, और सोचिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जगदा बाबू स्वयं बैठे हैं और बेटे के नाम का ऐलान कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। और देखिए एक बेटा सांसद बन गए, सुधाकर सिंह, दूसरे बेटा अजीत कुमार सिंह, बीजेपी से आए, पहले बीजेपी में चले गए थे, पिता से नाराजगी हो गई थी, लेकिन जब मौका आया तो फिर आरजेडी में वापस आए। और तीसरे बेटे पुनीत सिंह जी एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। तो परिवार बिहार की राजनीति उससे बाहर नहीं आ सकती है, समझे। अभी जो पीढ़ी आप देख रहे हैं, यदि देखिए प्रशांत किशोर कोई आंधी पैदा कर दे, लेकिन पहले ही प्रयोग में इतनी बड़ी गलती हो गई लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के मामले में कि जो चौंकाने वाली गलती है और लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि प्रशांत किशोर इतने बड़े रणनीतिकार, और फिर यह गलती कैसे हो गई। हमने कल के वीडियो में कहा था कि परेशानी यह है कि प्रशांत किशोर XYZ तो जान गए जी, बिल्कुल उस पर चल रहे हैं, लेकिन ABC भूल गए और ABC को याद रखने वाले किसी टीचर को अपने साथ नहीं रख पाए, जैसा कि लालू यादव भोला यादव को रखे हैं और नीतीश कुमार संजय गांधी को रखे हैं। आप जेडीयू के भीतर अनिल हेगड़े किंग महेंद्र के निधन के बाद सांसद राज्यसभा के बने थे। कई किस्म के कलर, कई किस्म के पेन उनकी जेब में रहा करते थे और कोई नहीं जानता था कि अनिल हेगड़े की भूमिका क्या, या आफाक साहब जो एमएलसी बनाए गए। तो ये लोग जो थे ना, वो रिकॉर्ड को, ठीक है ना, जब आप नामांकन भरना, योग्यता तलाश करना, तो खैर परिवार पर बात कर रहे थे। तो बिहार में परिवार ही है जी। अब देखिए बीजेपी को कोई गुरेज नहीं हुआ, सुनील पांडे के बेटा को बिल्कुल दे दिया उन्होंने। तो परिवार से राजनीति नहीं निकल सकती है। प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1250 परिवार ही बिहार में पिछले 30 वर्ष से
राज कर रहे हैं, सक्रिय हैं जी। हाँ, चाहे वह सांसद बने, चाहे विधायक बने, चाहे विधान पार्षद बने, किसी आयोग के सदस्य बने, यह साढ़े 1200 परिवार ही है। और इस परिवार की परंपरा को वह तोड़ने का प्रयास करने का दावा करते हैं। लेकिन बिहार में जाति की जड़ें कितनी गहरी है। जैसे ही किसी उम्मीदवार का ऐलान होता है, जैसे ही किसी उम्मीदवार के चयन की बात होती है, सबसे पहले जाति तलाशी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग लग जाते हैं, लोग लग जाते हैं, लोग लग जाते हैं कि जरा पता तो करो कि इनकी जाति क्या है। अब देखिए ना, इमामगंज में दो मांझी लड़ रहे हैं, हमसे दीपा मांझी, आरजेडी से मांझी, और प्रशांत किशोर ने वहां जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान। तो लोग यह हिसाब लगाने में लग गए हैं कि वहां मांझी कितने हैं, क्या मांझी का वोट डिवीजन होगा। अब देखिए बेलागंज में दो यादव लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर ने मुसलमान प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उतार दिया। तो लोग यह देख रहे हैं कि यादव का वोट कितना कटेगा, मुसलमान का वोट कितना कटेगा, किसका कटेगा, किसका नहीं कटेगा। तो पूरी राजनीति और पूरा चुनाव जो है वो जात पर, और इससे निकलने में वक्त लगेगा, वक्त लगेगा जी। और इसलिए शायद तो क्या उपचुनाव में फेल हो जाएंगे प्रशांत किशोर? नहीं, देखिए, फेल प्रशांत किशोर हो सकता है, इसके बाद अपने को करेक्ट कर ले, अपने को करेक्ट कर ले, ठीक है ना। हमने कल भी कहा था वीडियो में कि प्रशांत किशोर ने बूथ पर चुनाव अभी नहीं लड़ाया है। हाँ, उन्होंने हवा को सुनामी तो बना दिया है, आंधी के रूप में बदलने की महारत हासिल कर ली, लेकिन पहली बार बूथ पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तब उन्हें मालूम होगा, तो हो सकता है कि वो खुद को करेक्ट करें इस उपचुनाव के बाद, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम अगले 10 साल बिहार में ही रहेंगे, चुनाव जीते या हारे। और वे कह भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी एहसास है कि यदि मेरा प्रयोग फेल हुआ, वो कहते हैं ना कि अर्श पर या फर्श पर, या तो 5 सीटें या 130 भी कम। तो परिवार इससे अलग राजनीति बिहार की जो पुरानी पार्टियां हैं वह नहीं कर सकती है। बिल्कुल जी। और नए को बिहार के लोग कितना मौका देंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे जी। और देखिए, उपचुनाव जिस वक्त हो रहा है संदीप जी, देखिए यदि तारीख मुझे ठीक से याद है तो 6, 7, 8 इसी दौरान छठ है नवंबर में। बिल्कुल हाँ। और छठ के मौके पर लोग वापस घर आते हैं, हो सकता है अधिक वक्त रह जाए, ठीक है ना जी। तो जो लोग आ रहे हैं वापस, और जो लोग बाहर में सुन रहे हैं प्रशांत किशोर की गूंज को, वह यहां आकर अपने परिजनों को क्या संदेश देते हैं। बिल्कुल, क्या वह वापस आना चाहते हैं, क्या वह बिहार को बदलना चाहते हैं, क्या बिहार में परिवर्तन को देख रहे हैं। बिल्कुल, आपको कोरोना का काल भी याद होगा, कितनी बड़ी संख्या में लोग पैदल चले आ रहे थे, कैसे जैसे तैसे आ रहे थे, और लोग कह रहे थे कि वापस नहीं जाएंगे, और सरकार भी कह रही थी कि वापस नहीं जाने देंगे, रोजगार का अवसर यहाँ पैदा कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ फुस। बिल्कुल, फिर उसी प्रकार से बिहारी गए, पलायन किए, और वहां मतलब जो क्या हश्र होता है, क्या सलूक किया जाता है, क्या सलूक होता है, और किस तरीके से मशीन की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह, मैंने तो दिल्ली और दूसरे शहरों में जहां ये बिहारी मजदूर जाकर काम करते हैं, वहां रहने वाले जो इलाके हैं और जो कोठरियां हैं, उन्हें जाकर देखा है। इतना दर्द होता है शमलीन जी, पूछिए मत। तो बिहार की राजनीति में परिवार फिर से हावी है, और इसके जल्द खत्म होने के आसार भी मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने। बिहार में एक बार फिर से परिवारवाद हावी है, क्या होगा ये तो आने वाला परिवार यानी कि बिहार में फिर से हो रहा है एक बार परिवार, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।